स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम सीजीपी अपन द्वारा प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछे गए सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी के 30 क्वेश्चन देखेंगे और सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं और समझते हैं सभी क्वेश्चन को, तो आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको डेफिनेटली यहाँ से क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पैटर्न को समझने में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? जो तीन से अलग है, जो भिन्न है, जो डिफरेंट है, उसे आपको बताना है। ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बकरी, हिरण, भैंस और चीता है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है कि जो बकरी, हिरण और भैंस है ये तीनों क्या है? ये तीनों है शाकाहारी। लेकिन जो लास्ट वाला है, जो चीता है, ये क्या है? तो ये है मांसाहारी। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन हुआ? ऑप्शन डी, चीता इसका सही आंसर हो जाएगा। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, पैटर्न को समझते हैं, फिर आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे पैटर्न क्या है? तो 2 से 3, 2 से 3 में आने के लिए क्या हुआ है? तो यहाँ पे +1 हुआ है। 3 से 5, 3 से 5 में आने के लिए +2 हुआ है। 5 से 8, 5 से 8 आ रहे हैं तो यहाँ पे +3 हुआ है। 8 से 12, 8 में आप 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में आप 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये पैटर्न +1 +2 +3 +4 +5 का चल रहा है। तो आगे क्या करेंगे? 17 में आप 6 जोड़ेंगे, 17 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 23, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक रात्रि भोज पार्टी में मछली और मांस दोनों परोसा गया। कुछ ने केवल मछली और कुछ ने मांस लिया। कुछ शाकाहारियों ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, बाकी ने मछली और मांस दोनों को स्वीकार किया। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सही ढंग से इस स्थिति को दर्शाता है? तो देखिए इसमें जो पहला वाला है, तो ये बड़ा वाला सर्कल को हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं हम भोज पार्टी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भोज पार्टी। ठीक है, ये हो गया भोज पार्टी। उसके बाद आप इसमें इसमें से एक सर्कल को आप क्या मान लीजिए? एक सर्कल को आप मान लीजिए मछली और एक सर्कल को मान लीजिए मांस। उसके बाद जो बाहर में अलग से दिख रहा है, मतलब इन दोनों से बाहर, भोज पार्टी के अंदर ही, तो ये वाला क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका वेन आरेख बनेगा ऑप्शन ए जैसा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गुलाब, गेंदा और फूल के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? किसके मध्य? गुलाब, गेंदा और फूल के मध्य। तो देखिए ये भी वेन आरेख से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे, उसको समझिए। ये बड़ा वाला है, इसको आप फूल मान लीजिए। ठीक है, बड़ा वाला सर्कल फूल हो गया और इसमें एक अंदर जो छोटा वाला है इसको आप गुलाब मान लीजिए। ये हो गया गुलाब। ठीक है, एक और है उसको आप क्या मान लीजिए? तो उसको मान लीजिए गेंदा। तो इस तरीके से इसका वेन आरेख बनेगा जैसा कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पे 2 से 4, उसके बाद 4 से 8, 8 से 16 और नीचे 3 से 9 और 9 से 27, फिर 27 से, जैसे 9 से 27 बना है वैसे ही 27 में कुछ ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, जो भी होगा वो पैटर्न हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आना होगा आ जाएगा। चलिए ऊपर वाले में पैटर्न को समझते हैं। तो 2 से 4, 2 से 4 जाने में क्या हुआ है? तो इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। उसके बाद 4 से 8, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब नीचे देखिए, नीचे जो पैटर्न है वो है 3 9 27 का। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा।
ऐसे ही 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, आगे भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो आगे हम करेंगे 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 21 का 1 हो जाएगा, हासिल यहाँ पे 2 लेंगे। उसके बाद 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया 81, जो कि ऑप्शन सी में है। तो यस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सवाल है भिन्न को चुनिए, इसमें जो डिफरेंट है उसे आपको चुनना है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर और पटना। अब यहाँ पे समझिए, ये जो भोपाल है, भोपाल किसकी राजधानी है, तो ये एमपी की राजधानी है, मध्य प्रदेश का। और जयपुर, जयपुर राजधानी है राजस्थान का, ये राजस्थान का हो गया। और पटना, पटना किसका राजधानी है, तो ये बिहार का है। अब यहाँ पे चंडीगढ़ को देखेंगे तो चंडीगढ़ का अगर बात किया जाए तो पहला चीज़ तो ये है कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये है केंद्र शासित प्रदेश। उसके अलावा अगर राजधानी का बात किया जाए तो ये 2 राज्यों का राजधानी है। एक तो ये हरियाणा का राजधानी है, उसके अलावा ये पंजाब का भी राजधानी है, हरियाणा और पंजाब। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इसमें क्या है, डिफरेंट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। यहाँ पे एक अक्षर श्रेणी दिया गया है, सीरीज दिया गया है अल्फ़ाबेट का। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। क्या दिया है, CE, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर GKMQS। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट वाला एक इमेज है उसको यहाँ पर ले आते हैं, जो कि ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका प्लेस वैल्यू को लिखते हैं पहले। तो इन सभी अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि क्या है, तो सी का प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हैं, सी का है 3। उसके बाद ई का क्या है, तो ई का है 5। उसके बाद है ये जी, तो जी का क्या है, तो जी का है 7। उसके बाद है के, तो के का है 11। फिर है एम का है 13। उसके बाद है क्यू का है 17, क्यू का 17 हो जाएगा। फिर एस का 19, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। और यहाँ पे इधर ऑप्शन में जो भी अल्फ़ाबेट है उसका भी नंबरिंग को लिख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन में एफ़ दिया है तो एफ़ का है 6, उसके बाद एच है, एच का क्या है, एच का है 8। उसके बाद आई, तो आई का क्या है, इसका है 9। फिर है ई, तो ई का क्या है 5, ई का है 5। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी क्या है, तो ये सभी है प्राइम नंबर्स। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर्स पर आने वाले अल्फ़ाबेट को लिखा गया है, ठीक है। ये सभी है प्राइम नंबर्स। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में ना ऑप्शन ए प्राइम नंबर है, ना ऑप्शन बी प्राइम नंबर है, ना ऑप्शन सी प्राइम नंबर है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, ई का प्लेस वैल्यू क्या है 5, और 5 एक प्राइम नंबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ई, जिसका कि प्लेस वैल्यू है 5, जो कि एक प्राइम नंबर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि सेम इसी टाइप का है। ये रहा सवाल है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। CGGKMQS, फिर है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें किसका ज़रूरत पड़ेगा, तो इस अल्फ़ाबेट वाला जो प्लेस वैल्यू के साथ टेबल है उसका ज़रूरत पड़ेगा। उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इन सभी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए सी का प्लेस वैल्यू क्या है, सी का है प्लेस वैल्यू 3, यहाँ पे हमने 3 लिखा। उसके बाद जी है 2 बार, तो जी का प्लेस वैल्यू 7 है, इसका 7 हो जाएगा, इसका भी 7 हो जाएगा। फिर के, तो के का है 11। उसके बाद है एम का है कितना, 13, एम का 13 हो जाएगा। फिर है क्यू, तो क्यू का है 17। उसके बाद है एस का है 19। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क।
ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में देखिए n है। ऑप्शन में जो भी नंबर्स दिए हैं उसका भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। n का प्लेस वैल्यू कितना है, तो n का होता है 14, इसका हो जाएगा 14। w का होता है 23, तो w का 23 लिख लेते हैं। उसके बाद है p, तो p का होता है 16, यहाँ पे 16 लिख लेते हैं। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो भी नंबर्स हैं 3, 7, 7, 11, 13, 17 और 19, अगर ध्यान से इन सभी नंबर्स को देखेंगे तो ये सभी नंबर्स भी क्या है, ये सभी है प्राइम नंबर्स। यहाँ पर क्या किया गया है, प्राइम नंबर्स के स्थान पर आने वाले अल्फ़ाबेट्स को लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 3, 7, 7, 11, 13, 17, 19, तो 19 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 23। अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो अगला प्राइम नंबर होता है 23। 23 मतलब W, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 23 पर क्या है, W, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा। यहाँ पर क्या है, तो अगेन यहाँ पर एक अक्षर श्रेणी दिया गया है अल्फ़ाबेट का, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। बेहद ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए बनाकर देखते हैं और पैटर्न को पहले समझते हैं। तो यहाँ A से B, B से C, C से D, उसके बाद D से E, E से F, ये सीक्वेंस में चला गया है इधर। उसके बाद नीचे वाले को देखते हैं, तो नीचे में देखिए Q के बाद S लिखा है, मतलब R को छोड़ दिया है। तो S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है T, उसके बाद U आता है। तो S के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे U, क्यों, क्योंकि T को छोड़ देंगे। उसके बाद U के बाद क्या आता है V, उसके बाद आता है W, तो U के बाद V को छोड़ दिया गया है, फिर W लिखा है। W के बाद यहाँ पे X को छोड़ के Y लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आया U। U किसी ऑप्शन में है क्या, तो यस ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ब्लैंक प्लेस पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें पैटर्न को समझिए। तो इसमें पैटर्न क्या है, इसमें 23 के टेबल को ऐड किया गया है। 23 का टेबल ऐड किया है, कहने का मतलब क्या हुआ, पहले वाला में 23 मल्टीप्लाई 1 इसको ऐड किया गया है। तो 23 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 23 ही आएगा। तो 705 में 23 ऐड किया गया है, तो इसमें ऐड करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद 0 और 2 2 होगा, और 7 का 7 728 हो गया। ऐसे ही अगले में क्या किया गया है, तो अगले स्टेप में 23 का मल्टीप्लाई 2 ऐड किया गया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऐड कीजिए, 8 और 6 14, 14 का 4, उसके बाद हासिल 1 लेंगे। फिर यहाँ पे है 2 4 और 1 7, तो 2 4 6 हो जाएगा और 1 7 हो जाएगा, है ना। तो ये 7 हो गया, फिर 7 का 7 7 से 74। आगे यहाँ पे क्या करेंगे, तो आगे यहाँ पे 23 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे। चलिए 23 का मल्टीप्लाई 3 करते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं आपस में, तो क्या होगा 4 और 9, तो 4 और 9 होता है 13, 3 लिखेंगे, हासिल 1 लेंगे। तो 7 1 8, 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 होता है 14, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, हासिल 1 लेंगे। 7 और 1 8, तो फाइनल ये निकल के क्या आया 843। किसी ऑप्शन में है क्या 843, तो यस ऑप्शन डी में है 843, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा, मतलब ब्लैंक प्लेस में आएगा, खाली स्थान जो दिया है उसमें आएगा। ठीक है, भिन्न को चुनिए। जो अन्य 3 से अलग है, जो डिफरेंट है, उसे आपको चुनना है। तो इसे तो आप देख के आराम से बता सकते हैं। ये 5 और 125 को देखेंगे तो ये क्या है, सिंपल, ये 5 का क्यूब है। 7 और 343 को देखेंगे तो ये 7 का क्यूब है। 10 और 1000 को देखेंगे तो ये 10 का क्या है, क्यूब है। लेकिन ये 3 का क्यूब है क्या, 3 का क्यूब क्या होता है, आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे, 3 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्या होता है 27 होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 21, तो इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो ऑप्शन ए डिफरेंट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा।
निर्देश है यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 और 13 के लिए निम्नलिखित चित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, वो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें इस चित्र को समझिए। पहले चित्र में क्या है, तो जो सर्कल है वो किसको दर्शाता है, शिक्षित को दर्शाता है। जो ट्रायंगल है ग्रामीण को दर्शाता है, और जो यहाँ पे रेक्टेंगल बोल सकते हैं, जो आयत है वो किसको दर्शाता है, बेरोजगार को दर्शाता है। अब सवाल नीचे दिया गया है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित ग्रामीण जो बेरोजगार नहीं है को दर्शाता है। साफ साफ बोला गया है कि बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार नहीं है कहने का मतलब ये हुआ, इस आयत के अंदर जो भी आएगा उसको आप हटा देंगे। क्यों? क्योंकि आयत के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट है वो क्या है, बेरोजगार है, और हमें बेरोजगार को नहीं काउंट करना है, बेरोजगार को नहीं देखना है। तो इसके अंदर जो भी आएगा उसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जो भी है उसको हटा देंगे। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या है, सी है, ई है, बी है और डी है, ये सभी हट गया। उसके बाद अगला कंडीशन इसमें क्या है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित ग्रामीण, शिक्षित भी होना चाहिए और ग्रामीण भी होना चाहिए। तो शिक्षित कहने का मतलब सर्कल के अंदर आना चाहिए। तो सर्कल के अंदर जी और एफ आ रहा है, और ग्रामीण, तो ग्रामीण के अंदर ए और एफ आ रहा है। अब देखिए ए शिक्षित के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब सर्कल के अंदर नहीं है, तो ए यहाँ से हट जाएगा। जी को देखेंगे तो ये ग्रामीण के अंदर नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। शिक्षित और ग्रामीण दोनों के अंदर कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, और ये बेरोजगार वाले सेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एफ, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी का है, इसी के बेसिस पे आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए सवाल क्या है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण को दर्शाता है। मतलब सवाल का मतलब ये हुआ कि शिक्षित भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए, मतलब तीनों के अंदर आना चाहिए, तीनों शेप के अंदर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं तीनों शेप के अंदर कौन आ रहा है। तो तीनों शेप के अंदर इसमें एक ही अल्फ़ाबेट है जो आ रहा है, वो कौन सा है, तो डी। यहाँ पे देखिए जो डी है वो तीनों शेप के अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर भी है, ट्रायंगल के अंदर भी है और रेक्टेंगल के अंदर भी है। मतलब शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है और बेरोजगार भी है। इसमें बोला ही है शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसी में दिया है डी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि ये रहा, निम्नांकित आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी संख्या में सीधी रेखा की आवश्यकता होगी। इसमें कितना सीधी रेखा लगेगा ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन बेहद इजी होता है, बस आपको जहाँ से सीधा सीधा रेखा दिख रहा है वहाँ तक आपको काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं। जैसे ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और उसके बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, आगे फिर ये हो जाएगा 7, उसके बाद ये हो जाएगा 8, उसके बाद ये हो गया 9, फिर ये हो गया 10। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17। मतलब इसमें न्यूनतम कितनी सीधी रेखा है, तो इसमें है 17। कितना है, 17, जो कि ऑप्शन बी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3 1 2 का मतलब स्टडी वेरी हार्ड, 5 1 4 का मतलब हार्ड वर्क पेस, और 3 5 7 का मतलब स्टडी एंड वर्क है, वेरी के लिए कौन सा कोड है ये आपको बताना है। चलिए निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बेहद इजी होता है। अब पहले वाले में देखिए 3 1 2 है, और इसमें क्या है, तो 5 1 4 है। इसमें एक कॉमन है और इसमें एक कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है। तो इसके अंग्रेजी वाले में देखते हैं, स्टडी वेरी हार्ड, हार्ड वर्क पेस। इसमें हार्ड कॉमन है, इसमें हार्ड कॉमन है, दोनों में हार्ड है, दोनों में एक एक कॉमन है, और दोनों के अंग्रेजी में कोड में क्या कॉमन है, तो हार्ड कॉमन है। इसका मतलब साफ है कि एक का मतलब क्या है, एक का मतलब है हार्ड। ठीक है, उसके बाद आगे है स्टडी एंड वर्क। यहाँ पर स्टडी और इसमें स्टडी, दोनों में स्टडी कॉमन है। तो इसके नंबर में देखते हैं, इसमें 3 और इसमें 3, दोनों में 3 कॉमन है। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्टडी। ठीक है, 3 का मतलब हो गया स्टडी। अब बच्चा एक ही चीज़, इसमें क्या बच्चा है, तो आप कहेंगे इसमें सिर्फ वेरी बच्चा है, इसमें सिर्फ वेरी बच्चा है। और इसके जो नंबर वाला है, नंबर में क्या बचा है, 2 बचा है।
वेरी के लिए सिर्फ 2 बचे है, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, या ये कहे वेरी के लिए 2 हो जाएगा। और वेरी का ही आपको बताना है वेरी के लिए कौन सा कोड है। तो इसका मतलब साफ है, वेरी के लिए कोड कौन सा है, तो ऑप्शन डी 2। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या की गणना कीजिए। इस चित्र में कितने वर्ग है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बनेगा, ये एक वर्ग बनेगा। क्लियर है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऊपर में कितने हैं, तो ऊपर में टोटल 4। एग्जैक्ट ऐसे ही नीचे में भी क्या होगा, नीचे में भी क्या होगा, नीचे में 4 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 8। ठीक है। अब आगे समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ये बनेगा एक वर्ग। और ऐसे ही यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा और यहाँ पे ये 4 बनेगा। तो इतना में 4 बना। तो ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी 4 बनेगा, है ना, इसमें भी 4 बनेगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अगर आप देखेंगे, इसको आप मिलाएंगे तो इसमें भी 4 बनेगा। तो देखो इसमें 4 बना, इसमें 4 बना और इसमें 4 बना। तो 4 तिया कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो वर्ग है और ये वाला जो वर्ग है ये 2 बार काउंट हो गया है। ये दोनों 2 बार काउंट हो गया है। तो इसको 2 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब टोटल वर्गों की संख्या कितना हो गया, 8 और 10। अभी तक टोटल वर्ग कितना हो गया है, तो 8 और 10 लिख लेते हैं। 8 और 10 मतलब 18। और वर्ग है क्या इसमें, तो यस, अभी इसमें और भी वर्ग हैं। कहाँ पे, चलिए देखते हैं। आपको और वर्ग इसमें हम दिखाते हैं कहाँ पे है। उसके लिए कलर चेंज करते हैं और फिर उसको मार्क करते हैं। ठीक है। देखिए और वर्ग कहाँ पे है, तो और वर्ग है यहाँ पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा एक वर्ग, ये बना एक वर्ग। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा दूसरा वर्ग। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा तीसरा वर्ग। ठीक है। तो इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। और है क्या, तो इसमें अभी और भी वर्ग हैं। कहाँ है, चलो ढूंढते हैं। तो इसमें पहले मैंने मार्क किया था जो बड़ा वाला इधर से, ये वाला। चलो दूसरे कलर में करते हैं, इसको क्लियर होगा, ब्लैक कर लेते हैं। ये वाला, ये भी है वर्ग, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। और ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 हो जाएगा। और एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर ये ऐसे, ये 3 हो जाएगा। इसमें 3 वर्ग और निकला। तो टोटल अभी वर्गों की संख्या कितना हो गया, तो 21 और 3 ऐड करेंगे तो 21 और 3 कितना होता है, 24 होता है। तो इस चित्र में टोटल वर्गों की संख्या कितना है, 24 है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है और उसके अलावा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यही आपको बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा अल्फ़ाबेट वाला जो प्लेस वैल्यू वाला इमेज है उसको यहाँ पे करते हैं इंसर्ट और फिर इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इन सभी का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सभी का प्लेस वैल्यू कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे JR है, J का प्लेस वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। R का प्लेस वैल्यू क्या है, तो R का प्लेस वैल्यू है 18। R का प्लेस वैल्यू है 18। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, 10 और 18 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 18 जोड़ने पर हो जाएगा ये 28। 28 को फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, जो कि यहाँ पे आया है। ऐसे ही आप आगे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे है C का प्लेस वैल्यू है 3, यहाँ पे हमने 3 लिखा। K का प्लेस वैल्यू है 11। आपस में जोड़ेंगे तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। फिर 2 से भाग करना है तो ये हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पे आया है। यही पैटर्न सभी में फॉलो हुआ है, सभी को आप चेक कर सकते हैं। हमें सॉल्व क्या करना है, PV और KM। तो चले PV को सॉल्व करते हैं। तो P का प्लेस वैल्यू क्या है, 16, तो P के लिए हमने यहाँ पे लिखा 16।
वी का प्लेस वैल्यू क्या है, वी का है 22। 16 और 22 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। 38 को 2 से डिवाइड करना है तो ये 19 दूनी 38 होता है, 19 होता है ना। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 19। उसके बाद आगे इधर सॉल्व करते हैं के का प्लेस वैल्यू है 11 और एम का है 13। 11 और 13 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12, मतलब इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 12। 19 12 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे डेफिनेटली ऑप्शन बी में है 19 12। तो 19 12 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में HOUSE को NTFWI लिखा जाता है, WATER के लिए उसी कोड में कौन सा शब्द होना चाहिए। चलिए पैटर्न को समझते हैं और पैटर्न को समझने के लिए पहले हम लिखते हैं HO फिर U उसके बाद S और E, और इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है MTF और W और I। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखिए H से M में आएंगे तो यहाँ पे +5 करेंगे, H के बाद IJKLM, ठीक है। O से T में आने के लिए भी +5 किया गया है, और U से F, और U से F में यहाँ पे आने के लिए कुछ नहीं किया है, उसके अपोजिट को लिखा गया है। U का अपोजिट क्या होता है, F होता है, उसको लिखा गया है। S से W में आने के लिए +4 किया गया है, E से I में आने के लिए +4 किया गया है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को, इसी पैटर्न को हम लगाएंगे WATER में, हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए जगह, तो इसे करते हैं साइड में। इसे आप समझ गए पैटर्न को समझ गए तो इसका काम हो गया। इसको करते हैं साइड में और आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं W, उसके बाद A, फिर T, उसके बाद E और R, ठीक है। अब इसका कौन सा कोड आएगा वो हमें बताना है, तो सबसे पहले अपोजिट को लिख लेते हैं। अपोजिट किसका, बीच वाले का, मतलब T का अपोजिट। तो T का अपोजिट क्या होता है, तो T का अपोजिट होता है G, मतलब थर्ड प्लेस पे G आएगा। थर्ड प्लेस पे G इसमें है और इसमें है। ऑप्शन A और ऑप्शन C यहाँ से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ है, एक चीज़ आप याद रखेंगे, इसमें शिफ्ट पैटर्न को उलट दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने +5 किया था। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे +4 करेंगे और यहाँ पे भी +4 करेंगे। उसके बाद इधर हम +5 करेंगे और इसमें फिर +5 करेंगे, ये है इसका मतलब। तो देखिए W में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, W के बाद X Y Z, उसके बाद फिर A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A। उसके बाद A के बाद B C D E, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा E। उसके बाद E के बाद +5 करेंगे तो यहाँ पे J आ जाएगा। R में +5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा W। तो फाइनल यहाँ पे क्या बना, तो यहाँ पे बना AEGJW। AEGJW कहीं दिख रहा है क्या, तो यस ऑप्शन बी में दिख रहा है AE, उसके बाद GJW। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान में कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं पैटर्न को, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें किसका ज़रूरत पड़ेगा, तो हमें ज़रूरत पड़ेगा अल्फ़ाबेट वाला जो प्लेस वैल्यू वाला इमेज है उसका। तो उसको करते हैं यहाँ पर इंसर्ट, और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन सभी का प्लेस वैल्यू। ई का दिया गया है यहाँ पे 5, तो ई का लिखते हैं 5। ए का है 1, तो ए का 1 लिखते हैं। अब देखिए 5 और 1 को जोड़ेंगे आपस में तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 पे क्या है, F है, ठीक है, वहीं लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे J है, तो J का प्लेस वैल्यू देखिए 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। और C का प्लेस वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3। 10 और 3 आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 पे क्या है, तो 13 पे है M। देखिए ये रहा 13 पे M, हमने पहले 6 पे F लिखा था। उसके बाद O का प्लेस वैल्यू है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं। B का प्लेस वैल्यू है 2, B का 2 आपस में ऐड करेंगे तो 15 और 2 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 पे क्या है, तो 17 पे है Q,
तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो यस ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चित्र आकृति मैट्रिक्स को पूरा करता है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक सीधा एल है, उसके बाद दूसरे नंबर में वो फ्लिप हो गया है, फिर एक सीधी लकीर। उसके बाद जो नीचे वाला को देखेंगे तो नीचे वाला में आप इसको ऐसे भी मिला सकते हैं और ऐसे भी मिला सकते हैं। दोनों में ये क्या हुआ है, फ्लिप ही हुआ है, फ्लिप हुआ है और लास्ट में एक एक लाइन लिखा गया है, लास्ट में एक एक लाइन दर्शाया गया है। तो इसको ऐसे बनाएंगे तो देखिए लाइन है, तो यहाँ पे लाइन आ जाएगा। इसको ऐसे बनाएंगे इधर से तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक सीधी लाइन ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा किस में दिख रहा है, ऑप्शन 3 यहाँ पे दिख रहा है और 3 है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से वह चित्र चुनिए जो निम्न चित्रों में दिए गए टुकड़ों से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा। यहाँ पर 4 टुकड़ा दिया गया है। इन चारों को आपस में जोड़ के कौन सा चित्र बनाया जा सकता है उसे आपको ऑप्शन में से चुनना है। तो इसमें आप ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में ये पहला वाला चित्र जैसा दिख रहा है वैसा ये रहा, यह हो गया पहला। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चित्र यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा चित्र जैसा दिख रहा है वैसा आपको यहाँ मिल जाएगा। जो तीसरा चित्र है ऐसा आपको ये वाला मिल जाएगा और जो चौथा चित्र है वैसा आपको ये वाला मिल जाएगा। तो इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है। सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PRINT को GIIEB लिखा जाता है तो उसी कोड में WATER को कैसे लिखेंगे। अब इसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगा अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू वाला इमेज का। तो उसको यहाँ पे करते हैं इंसर्ट और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले पैटर्न समझेंगे। तो पैटर्न के लिए हमें ये देखना है कि यहाँ पे PR और I फिर NT है, इससे G उसके बाद I और IEB कैसे बना है, इसको समझ गए तो हमारा आधा काम हो गया। चलिए समझते हैं और समझने के लिए इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो P का प्लेस वैल्यू क्या है, तो P का अगर आप देखेंगे तो प्लेस वैल्यू है 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। उसके बाद नीचे में G का देखें तो G का प्लेस वैल्यू है 7, तो 16 से 7, तो यहाँ पे देखिए 16 का जो नंबर है 1 और 6 इसको आपस में ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। और 7 नंबर पे क्या है, G है, तो G को यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद अगला देखते हैं R का। तो R का प्लेस वैल्यू है 18, R का प्लेस वैल्यू है 18। आपस में 1 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, और 9 पे I है क्या, तो 9 पे I बिल्कुल है, तो उसी को लिखा गया है। उसके बाद अगला अल्फ़ाबेट इसमें कौन सा है, तो I का प्लेस वैल्यू क्या है, I का प्लेस वैल्यू है 9, तो 9 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, ये हो जाएगा 9, और 9 पे I को ही लिखा गया है। उसके बाद N का देखिए, N का प्लेस वैल्यू यहाँ पे है 14, तो N का 14 है, मतलब 1 और 4 को आपस में ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5वें स्थान पर क्या है, E है, उसी को लिखा गया है। फिर T का देखिए, T का है 20, तो इसका है 20, तो 2 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, और दूसरे नंबर पे क्या है, B है, उसी को लिखा गया है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। क्लियर है। चलिए अब इसी पैटर्न में इसको सॉल्व करते हैं, किसको, तो WATER को। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले W, उसके बाद A, उसके बाद T, फिर E और R। अब इन सभी का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद उसको जोड़ेंगे। तो W का प्लेस वैल्यू है 23, W का 23 हो गया। A का प्लेस वैल्यू है 1, यहाँ पे देख सकते हैं। T का प्लेस वैल्यू है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे। E का है 5, E का 5, और R का है 18, तो R का 18 आपस में ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 को ऐड करने पे आ जाएगा 5। उसके बाद 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। T में 2 और 0 है, उसको ऐड करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 5 है, तो 5 को ऐड करने पर 5 ही आएगा। 18 है, तो 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए 5 1 2 5 9, इनके स्थान पर क्या है, कौन सा अल्फ़ाबेट है, उसी को यहाँ पे लिखते चलना है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले है 5, तो 5 पे क्या है, E है, तो यहाँ पे E हो जाएगा 1,
एक में क्या है, ए है तो ए हो जाएगा। उसके बाद 2, 2 में बी है। उसके बाद 5, 5 पर क्या है, ई है। और 9, 9 में क्या है, आई है। तो ये क्या बना, ई ए बी ई आई, ई ए बी ई आई ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो यस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। सवाल है यहाँ पे, यदि धन का उपयोग गुणा के लिए और ऋण का उपयोग भाग के लिए और गुणा का उपयोग ऋण के लिए और भाग का उपयोग धन के लिए हो तो इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल साइन है उसको चेंज कर देते हैं और उसके बाद इस समीकरण को लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस की जगह में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और माइनस की जगह में भाग लिखेंगे, और मल्टीप्लाई का उपयोग ऋण के लिए तो यहाँ पे ऋण लिखेंगे, और उसके बाद है भाग, भाग का उपयोग प्लस के लिए तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। चलिए इस समीकरण को इधर रीराइट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। समीकरण हो जाएगा ये 25, ये गुणा हो जाएगा, फिर 7 9, और ये भाग हो जाएगा 5, उसके बाद ये ऋण हो जाएगा 4, और उसके बाद धन 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इसको भाग करेंगे। तो 5 से 79 को भाग देंगे तो ये आएगा 15.8 आएगा। ये समीकरण क्या बना, तो अब ये समीकरण हो गया 25 गुणा 15.8 ऋण 4 और ये हो गया 7। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 15.8 का, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 395, ये हो जाएगा 395। उसके बाद ये है -4 + 7। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 395 और -4 और +7, ये हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। आगे इसको ऐड करेंगे तो 395 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 398। किसी ऑप्शन में 398 है क्या, तो यस, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और इसमें दो चिन्हों को आपस में बदल कर आप क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, जिससे दोनों साइड बराबर मतलब 5 5 आ जाए दोनों साइड, वही क्या होगा, सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइनस और भाग के चिन्ह को आपस में बदलने पर। चलिए बदल कर सॉल्व करके देखते हैं। नया समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ पे माइनस की जगह भाग लिख देंगे और भाग की जगह माइनस लिख देंगे, क्योंकि हमें यही बदलना है ना। उसके बाद जो नया समीकरण बनेगा उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 धन 3 गुणा 8 और भाग हो जाएगा 24। उसके बाद ये ऋण हो जाएगा 2 बराबर में 5 दिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो बोर्ड मास, पहले हम ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस क्रम में इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 को 24 से भाग देते हैं। तो 8 को 24 से भाग देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 8/24। इसे भाग देंगे तो ये 8 है कम और ये 8 दिया। क्या आया भाग देने पर, तो भाग देने पर आया 1/3। पहले हमने डिवाइड किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो 3 × 1/3 करेंगे, है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 1/3 आया है इसकी जगह में, और उसके बाद हमें इस 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 1/3, तो ये कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 आया। उसके बाद आगे क्या करेंगे, तो आगे ऐड करेंगे। आगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है, तो यहाँ पे 6 और धन 1, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 बचे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 2, 7 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 - 2 करने पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए इस साइड भी 5 आया और इधर भी 5 है, मतलब यही समीकरण क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। अब यहाँ पे सवाल में बोला गया है भिन्न को ज्ञात कीजिए। अब इसे समझने के लिए चलिए मैं इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको समझाता हूँ। ये मैंने लिया एक स्क्रीनशॉट, इसका ले लेते हैं पहले। ठीक, ये हुआ और ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसको देखिए ऐसे रोटेट करेंगे तो ये ये वाला चित्र है ना, तो इसका जो शेडेड एरिया है कहाँ है, लेफ्ट साइड है, देख रहे हो, शेडेड एरिया लेफ्ट साइड है। उसके बाद
इसको देखो ऐसे करेंगे तो ये ऐसे ही है, इसका भी शेडेड एरिया लेफ्ट साइड है। ये कैसा है, ये वाला डायग्राम अभी ऐसा है, ठीक है, ये वाला डायग्राम ऐसा है। अब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका भी शेडेड एरिया लेफ्ट साइड है। क्लियर है? तो इन तीनों का शेडेड एरिया लेफ्ट साइड है। अब इसका काम हो गया, इसको डिलीट करते हैं। मैंने क्या कहा, इसका शेडेड एरिया लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसका शेडेड एरिया लेफ्ट साइड है और इसका भी शेडेड एरिया लेफ्ट साइड है। अब इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए ये अलग है तो इसका अलग से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, अलग से स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो, इसको अगर हम ऐसे खड़ी करेंगे, एरो को अप एरो बनाएंगे तो इसका जो शेडेड एरिया है वो राइट साइड है। इसका शेडेड एरिया राइट साइड है तो देखिए इसका शेडेड एरिया राइट साइड है। जब इसका शेडेड एरिया राइट साइड है तो डिफरेंट कौन हुआ, तो दूसरा ही डिफरेंट हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब दूसरा क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ABCD एक वर्ग है तब क्या सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसे आपको बताना है। यहाँ पर ABCD, ये वाला जो ABCD है ये क्या है, एक वर्ग है, तो इसी के आधार पर आपको इसे सॉल्व करना है, ये बोला गया है। इसका कहने का मतलब ये है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब इसमें पहला ए कहता है AE बराबर DH, तो AE बराबर DH, AE बराबर DH, ये क्या है, बराबर है, तो ये एकदम करेक्ट है। उसके बाद EFGH एक आयत है, EFGH यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या है, एक आयत है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर 4 ट्राइंगल AEH, मतलब वर्ग ABCD का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, 4 त्रिभुज AEH के बराबर है। ये गलत है, इसका 4 गुना नहीं है, ये इसका 8 गुना होगा, तो ये क्या है, गलत है। और BF का समांतर HD, ये भी क्या है, ओके है। तो इसमें जो गलत है, जो सत्य नहीं है, वो कौन सा है, ऑप्शन C। और पूछे ही सत्य नहीं है करके, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन C। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 4 गुना त्रिभुज का AEH का होगा, ऐसा नहीं है, वो होगा 8 गुना, इसीलिए ये क्या है, सत्य नहीं है। ऑप्शन C इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आएगा वहीं आपको बताना है। चलिए पैटर्न को समझते हैं। पहले इसको देखते हैं दूसरा वाला लाइन को। तो यहाँ पे 9 गुणा 2 करेंगे और 17 गुणा 3 करेंगे, फिर आपस में ऐड कर देंगे तो 69 आ जाएगा। देखिए 9 दूनी 18 होता है और 17 तिया 51 होता है, आपस में ऐड करेंगे तो 8 एक 9 हो जाएगा और 5 एक 6 हो जाएगा, 69 आया। उसके बाद इस वाले लाइन को देखिए तो 13 गुणी 2 करेंगे और 11 गुणी 3 करेंगे, तो 13 दूनी 26 होता है और 11 तिया 33 होता है, आपस में ऐड करेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे आया 59। ठीक है, तो एग्जैक्ट यही पैटर्न यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मान लेते हैं। ठीक है, x मानेंगे तो वही पैटर्न लगाते हैं। क्या करेंगे, x गुणा 2 करेंगे, फिर प्लस करेंगे 13 गुणी 3 से, 13 गुणी 3 से तो क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा समीकरण। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 13 तिया क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा और इधर क्या है, 49 है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये जो 39 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 49 माइनस 39 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इधर x बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में, तो x बराबर क्या आया, 5 आया। तो x हम माने थे तो x की जगह पे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 किसी ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन ए में है। यस, ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीक़े से इसे सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा। निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसमें से एक वर्ग को, इतना से लेकर इतना को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें आखिर कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज है। तो इसमें आप देखेंगे तो विकर्ण पूरा इस कोना से लेकर इस कोना तक मिला हुआ है। उसके अलावा जो दूसरा विकर्ण है ये भी इस कोना से लेकर इस कोना तक मिला हुआ है।
ठीक है। तो इसमें जो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। टोटल 4 त्रिभुज है। तो ऐसे वाले में क्या करते हैं, इसका 2 गुना कर देते हैं। 4 गुणा 2 करेंगे तो टोटल 8, मतलब इसमें 8 त्रिभुज है। ऐसे ही आकृति यहाँ पे है तो इसमें भी 8 होगा, ऐसे ही आकृति यहाँ है तो इसमें भी 8 होगा। टोटल 8 8 3 बार मिला तो 8 तिया क्या हो जाएगा, 24 ट्रायंगल हुआ। लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है, इसमें अभी और भी त्रिभुज है। कहाँ पे है, चलो गिनते हैं। आगे और भी त्रिभुज है, उसको गिनते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये इसको देखेंगे तो ये हो गया एक त्रिभुज, ठीक है। उसके अलावा अगला त्रिभुज ये वाला होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये हो जाएगा एक त्रिभुज। उसके बाद और भी त्रिभुज हैं, यहाँ से लेकर ये वाला, ये एक त्रिभुज हो गया, क्लियर है। उसके अलावा और भी त्रिभुज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक त्रिभुज। टोटल 4 त्रिभुज हमने और निकाला तो इसमें 4 ऐड कर देंगे। तो 24 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। किसी ऑप्शन में 28 है क्या, तो यस ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 28 ट्राइंगल है, 28 त्रिभुज है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र को यदि मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 4 बिंदुओं वाले फलक के सामने कितने बिंदु दिखाई देगी। इसके सामने कितना बिंदु दिखाई देगा यही आपको बताना है। तो इसे अगर आप मोड़कर एक घन बनाएंगे तो इसका जो अपोजिट होता है वो कैसे होता है उसको जान लीजिए। ऐसा फिगर आपको दिखता है, ऐसा चित्र आपको कहीं दिखता है तो ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ये दोनों ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो अब देख लीजिए 4 बिंदु का अपोजिट है 6 बिंदु, ठीक है। 4 बिंदु के अपोजिट क्या है, 6 बिंदु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये रहा। सवाल है विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, बन जाएगा, आसान है। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना है और पैटर्न को समझने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले तो अल्फ़ाबेट वाला जो प्लेस वैल्यू वाला इमेज है उसको ले आते हैं, जो कि ये रहा, ठीक है। इधर इसको पेस्ट कर देते हैं। आगे कुछ हेल्प कर सकता है ये हमारा सॉल्व करने में। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इसको आप देखेंगे तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए से बी में आया है तो ए का 16 लिखा गया है और बी का 14 लिखा गया है, इसमें -2 किया गया है, ठीक है। और बी के बाद सी में आए हैं तो 14 से 12 हो गया है, -2 किया है। अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में चल रहा है और नंबर में 2 माइनस हो रहा है। तो बी के बाद सी के बाद डी के बाद यहाँ क्या आएगा, तो डी के बाद आएगा ई के बाद हो जाएगा यहाँ पे एफ के बाद क्या हो जाएगा, तो एफ के बाद हो जाएगा यहाँ पे जी के बाद क्या हो जाएगा एच। तो देखो यहाँ पे ई आएगा वो तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे 10 है तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो 10 में 2 माइनस करने पर क्या आएगा, 8 आएगा, मतलब ई8 किसी ऑप्शन में है क्या, तो यस ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई8। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने सीजी व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछे गए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखा, आपको समझाने का प्रयास किया एंड डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो PDF है एज इट इज़ मार्क किया हुआ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा किसमें, टेलीग्राम में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।